Now next is discovery of proton. Proton is the subatomic particle of atom. In 1886, Eugen Goldstein, a German physicist, used a modified CRT and discovered anode rays which were emitted by the anode. गोल्डस्टाइन ने 1886 में CRT को और मॉडिफाइड किया. CRT कैथोड रेज ट्यूब है जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था. तो उन्होंने उस CRT को और भी ज़्यादा मॉडिफाइड किया एंड डिस्कवर्ड एनोड रेज विच वेयर एमिटेड बाय द एनोड. और उन्होंने देखा कि एनोड रेज से कुछ रेज निकल रही है. उन्होंने उन रेज को एनोड रेज कहा. The anode rays consist of a stream of positively charged particles moving in a direction opposite to that of cathode rays. This suggested the presence of positively charged particle in an atom. उन्होंने देखा कि एनोड रेज से जो स्ट्रीम्स निकल रही हैं, जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो पॉजिटिव चार्ज के हैं और वो कैथोड रेज के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं. उन्होंने उन्होंने कहा कि ये सजेस्ट किया कि एटम में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होते हैं. Unlike the electrons, the EM ratio of the positively charged particle dependent on the nature of the gas in the discharge tube. उन्होंने ये भी कहा कि डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो भी गैसेस होती हैं उन गैसेस के नेचर पर डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स उसमें उनका जो रेशियो है वो कितना है. मीन्स जो गैसेस होती हैं ट्यूब के अंदर उनके नेचर पर डिपेंड करता है पार्टिकल्स का रेशियो. Wilhelm Wien, a German physicist, found the smallest ratio could be obtained only when the gas is discharged tube. The particles constituting the anode rays when the name protons. जो विलहेल्म वेन थे वो साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि गैस के डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कुछ रेशियो जो स्मॉलेस्ट अमाउंट में रेशियो में. Wilhelm Wien, a German physicist, found the smallest EM ratio could be obtained only when the gas in the discharge tube. The particles constituting the anode rays were named protons. Wilhelm Wien ने क्या किया, उन्होंने बताया कि सबसे कम रेशियो जो होता है वो प्रोटॉन्स क्या था. Wilhelm Wien, a German physicist, found the smallest EM ratio could be obtained only when the gas in the discharge tube, the particles constituting the anode rays were named. Wilhelm Wien, a German physicist, found that smallest EM ratio could be obtained only when the gas in the discharge tube, the particles constituting the anode rays were named protons. उन्होंने देखा, विल्हेम वेल ने देखा कि जो Wilhelm Wien, a German physicist, found that smallest EM ratio could be obtained only when the gas in the discharge tube, the particles constituting the anode rays were named protons. Wilhelm Wien ने क्या कहा कि सबसे कम रेशियो जो होता है वो डिस्चार्ज ट्यूब में गैस की वजह से ही होता है. गैस जितनी होगी उसका नेचर जैसा होगा उसमें जितने भी चार्जेस होंगे वो उसी पे डिपेंड करते हैं. तो उन्होंने कहा कि जो पार्टिकल्स हैं जो एनोड रेज से निकल रही हैं उन्होंने उसका नाम क्या दे दिया, प्रोटॉन दे दिया. Wilhelm Wien, a German physicist, found that the smallest EM ratio could be obtained only when the gas in the discharge tube, the particles constituting the anode rays, were named protons. Wilhelm Wien ने बताया कि जो पार्टिकल्स थे उनका रेशियो डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर कम था और उन्होंने इन एनोड रेज को क्या नाम दिया, प्रोटॉन्स नाम दिया. नाउ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रोटॉन. प्रोटॉन की कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं. अ प्रोटॉन इज अ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल. जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज के होते हैं. क्वांटिटिवली द चार्ज ऑन इट्स एग्जैक्टली इक्वल टू दैट ऑन एन इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट इन नेचर. जो प्रोटॉन होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन के लगभग इक्वल होती है, ठीक है, लेकिन उनका नेचर जो होता है वो एक दूसरे से अपोजिट होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स
जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज होते हैं, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। जो प्रोटॉन का मास होता है, मतलब वेट जो होता है उसका 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास का 1837 टाइम्स ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो है गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। दिस एक्सपेरिमेंट वॉज कैरिड आउट बाय अर्नस्ट रदरफोर्ड एंड हिज टीम कंसिस्टिंग of Hans Geiger, a German physicist, and Ernst Marsden। मीन्स जो एक्सपेरिमेंट है वो रदरफोर्ड के द्वारा किया गया है, जिसमें उनके साथ में जो उनकी टीम थी, जिसमें 2 लोग थे, हैंस जीजर एंड अर्नस्ट मार्सडेन। ऑब्जर्वेशन पहले हम देख लेते कि एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट जो था वो इस तरह से था, इसको हम करके देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, जो हमारा अब हम इसकी हेल्प से देख लेते हैं कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट था गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में क्या चीज़ें हुई थी। इसमें इन्होंने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट नाम है, तो मीन्स यहाँ पर इन्होंने एक गोल्ड की फॉयल ली है। फॉयल मीन्स जितनी पतली से पतली जो कवर होती है वो लिया है इन्होंने। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी है। ठीक, इस तरह से स्क्रीन को मैनेज किया है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, एक अल्फा पार्टिकल्स को मूव करने वाला पार्ट रख दिया। मीन्स इससे हम अल्फा पार्टिकल्स को मूव कराते हैं। अब इन्होंने क्या देखा, वेट, जो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट है उसमें इन्होंने क्या किया है, एक गोल्ड का फॉयल रखा है। ठीक है, और उसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी है। ठीक है, एक स्क्रीन लगा दी है, इस तरह से कवर कर दिया है इसमें इन्होंने। ठीक, अभी जो स्क्रीन हो रही है आपकी गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें इन्होंने क्या किया है, एक गोल्ड का फॉयल ले लिया है। ठीक है, और इसके चारों तरफ एक स्क्रीन लगा दी है इस तरह से। ये स्क्रीन जो है वो इस तरह से इसके चारों तरफ लगा दिया गया है। अब इसके सामने अल्फा रेज को फायर करने वाला एक पार्ट रखा गया है। मीन्स इस पार्ट से, इस ब्लू पार्ट से हम अल्फा रेज क्या करते हैं, मूव कराते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो कुछ पार्टिकल्स थे अल्फा के पार्टिकल्स, उसको जो मूव कराया जाता है, तो देखा क्या जा रहा था कि ये पार्टिकल्स इस फॉयल को पार करके स्क्रीन के ऊपर जाते हैं। जैसे ही स्क्रीन के ऊपर ये स्ट्राइक करते हैं, यहाँ से कुछ चीज़ें क्या होती हैं, वो स्पार्क करने लग जाती हैं। इसी तरह कंटिन्यूअसली ये देखा जा रहा है कि सीधे जा रही हैं और स्क्रीन से टच करने के बाद, स्ट्राइक करने के बाद ये स्पार्क करने लग रही है। आफ्टर सम टाइम क्या देखा गया, कंटिन्यूअसली जब हम अल्फा रेज पार्टिकल्स को मूव कराते तो कुछ देखा गया कि अचानक से कुछ पार्टिकल्स स्ट्रेट ना जाकर यहाँ से जाते हैं, फिर यहाँ पर वो डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और यहाँ पर जाकर स्पार्क करने लग जाते हैं। फिर कुछ पार्टिकल इसी तरह से यहाँ जाते हैं और इस तरह से यहाँ पर डिफ्लेक्ट हो जाते हैं और क्या हो रहे हैं, ये स्पार्क करने लग रहे हैं। आफ्टर सम टाइम क्या देखा जा रहा है कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो मूव करते हुए जैसे ये मूव करते हैं पार्टिकल्स, है ना, जैसे इस पार्टिकल से मूव, जैसे ये आपके गोल्ड फॉयल से टकराते हैं ये वापस टर्न बैक हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह से मूव कर रहे हैं। कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते थे जो वापस बाउंस बैक हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने क्या देखा, स्टार्टिंग में थी कि हम तो पहले जब देखे कि जो पार्टिकल्स है अल्फा पार्टिकल्स वो तो स्ट्रेट ही जा रही हैं, हमने ये समझा। फिर अचानक से कुछ क्या हुआ, अचानक से कुछ रेज जो हो रही हैं वो डिफ्लेक्ट होने लगी इस तरह से, है ना। फिर अचानक से हमने क्या देखा कि कुछ रेज बाउंस बैक होने लगी। तो गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में ये 3 कंडीशंस देखने को मिल रही थी। ठीक है,
तो ये तीन जो आपके कंडीशंस देखने को मिल रही हैं उसमें इन्होंने यही बताया है, ऑब्जर्वेशन में क्या बताया है, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। कुछ तो स्ट्रेट चली गई गोल्ड फॉइल को पास करते हुए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेयर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट होने लगी कुछ एंगल में, है ना, अभी आपने देखा एक्सपेरिमेंट। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल गॉट कंप्लीटली रिबाउंड और हिटिंग द गोल्ड फॉइल एंड टर्न बैक ऑन देयर ओरिजिनल पार्ट। और कुछ में हमने क्या बताया आपको, अभी मैंने एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, उसमें क्या देखा था कि कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो गोल्ड फॉइल से टकराने के बाद वो टर्न बैक हो जा रहे थे। तो इससे हमको कंक्लूज़न क्या निकलता है कि हमने सोचा होगा, हमने क्या सोचा, हमने क्या दिमाग लगाया कि ऐसा क्यों हुआ। तो उसके लिए कंक्लूज़न निकाला साइंटिस्ट ने कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी एज अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड सम डिफ्लेक्शन, सो दिस मीन्स दे मस्ट हैव मेट विद सम ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर पाथ। दिस ऑब्स्ट्रक्शन मस्ट भी स्मॉल भी हो सकता है, हैवी भी हो सकता है, पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, ठीक है। रदरफोर्ड कॉल्ड दिस वेरी स्मॉल dense and positively charged structure as the nucleus. He suggested that electrons revolve around the nucleus just like planet revolve around the sun. इन सारे कंक्लूजन में उन्होंने एग्जैक्टली क्या बताना चाहा कि मान लीजिए हम आपको बताते हैं कि उनकी जो मेन थिंकिंग थी पार्टिकल्स को लेकर क्या थी। जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने क्या बताया कि जो एटम्स होते हैं, उन्होंने सोचा कि एटम्स जो होते हैं वो कैसे होते होंगे। उनकी थिंकिंग यही थी कि जो एटम है वो नॉर्मली इस तरह से होते होंगे, ठीक है। उन्होंने बताया उन्होंने बताया कि जो एटम्स है उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता होगा आपस में, ठीक है। उन्होंने बताया मान लीजिए यहाँ पर अल्फ़ा रेज की कुछ रेज हैं, ठीक है, वो जा रही हैं। जो गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट में जो एटम्स हैं उनका स्ट्रक्चर ये बता रहे हैं कि ऐसा होता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि कुछ रेज जो हैं वो अगर इस यहाँ से निकल रही हैं, हो सकता है वो कोई रास्ते में कुछ चीज़ नहीं आ रही है, वो सीधे चली जा रही हैं, ठीक है। तो हमने स्टार्टिंग में क्या देखा था कि कुछ रेज जो हैं वो सीधी चली जा रही हैं। अचानक से हमने क्या देखा कि सीधी ना जाकर वो क्या हो रही है, मान लीजिए यहाँ से रेस जा रही है और इससे टकराएगी, टकराने के बाद क्या होगी कि ये ज़रूर बाउंस होगी। तो उन्होंने डिफ्लेक्शन देखा, मान लीजिए यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है इस तरह से, और यहाँ जैसे ये टकराती है एटम्स से वैसे ही ये डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। कुछ हमने क्या देखा कि जो एटम्स, जो पार्टिकल्स हैं जो मूव कर रही हैं, वो अचानक से हो सकता है वो यहाँ एकदम मिड में, एटम के मिड में पहुँचा हो और वो उसको क्रॉस ना कर पा रहा हो, तो वो क्या हो गया, बाउंस बैक हो गया इस तरह से, ठीक है। तो ये कंडीशंस उन्होंने सोचा कि ज़रूर ऐसा होता होगा कि जो पार्टिकल्स हैं, जो एटम है, एटम के अंदर जो पार्टिकल्स है वो इस तरह से उनका अरेंजमेंट होता होगा। तो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कुछ जो एटम के अंदर पार्टिकल्स हैं उनके बीच स्पेस होता होगा, जिसकी वजह से वो सीधे निकल जा रहे हैं इस तरह से, है ना। और कुछ उन्होंने कहा कि कुछ जो है वो कुछ एंगल में डिफ्लेक्ट हो जा रहा है, मींस कहीं ना कहीं वो पार्टिकल्स से थोड़ा बहुत टच होते होंगे इस तरह से, और वो टकराने के बाद डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। और कुछ उन्होंने कहा कि हो सकता है उन पार्टिकल्स के कुछ रेज जो होती है वो पार्टिकल्स के एकदम मिड में जाकर टकरा रही हो और वो आगे क्रॉस ना करके वो टर्न बैक हो जा रही हो। तो उन्होंने ये सोचा कि ऐसा कुछ होता होगा। तो ये सारे कंक्लूजन्स उन्होंने निकाला और लास्ट में उन्होंने कहा कि जो एटम होता है, एटम के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमारे प्लैनेट की तरह एटम के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। मींस जैसे मान लीजिए आपका ये जो एटम है, एटम का स्ट्रक्चर नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया था कि एटम जो होता है, मान लीजिए ये है, इसके चारों तरफ निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं, ठीक है। इस तरह से ये आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे हमारे सन के चारों तरफ प्लैनेट होता है, वो मूव करता रहता है, रिवॉल्व करता रहता है। तो उन्होंने कहा कि एटम में भी कुछ ऐसी कंडीशन होती होगी। तो ये जो साइंटिस्ट हैं वो जो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारी थिंकिंग वो रखते हैं, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ होता होगा। उनके बाद कौन आए, न्यूक्लियर मॉडल ऑफ द एटम। अब न्यूक्लियर मॉडल आया इसके बाद, जिसको किसने प्रपोज किया है, रदरफोर्ड ने प्रपोज किया है इन 1911, यानी कि 1911 में रदरफोर्ड ने न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम को प्रपोज किया।
रदरफोर्ड postulated that उन्होंने क्या बताया कि an atom has most of its mass densely packed with lies at a central region called nucleus। उन्होंने बताया कि जो एटम होता है उसके बीच में एक सेंट्रल पार्ट होता है जिसको क्या कहा है इन्होंने, न्यूक्लियस कहा है। और उन्होंने बताया है कि इसका जो मास होता है वो डेंसली पैक्ड होता है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन ईच ऑफ विच कैरीज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैज मास इक्वल टू दैट ऑफ हाइड्रोजन एटम। उन्होंने बताया कि जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज होता है और उसका जो मास होता है वो हाइड्रोजन एटम के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन्स, जैसे हमने अभी आपको प्लैनेट के बारे में बताया कि सन के चारों तरफ प्लैनेट्स मूव करते हैं, उसी तरह एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते रहते हैं। द स्पेस बिटवीन द एटॉमिक न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इज एम्प्टी। उन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस होता है वो एम्प्टी रहता है। द चार्ज ऑन अ प्रोटॉन इज एग्जैक्टली इक्वल दैट ऑन इलेक्ट्रॉन बट अपोजिट इन नेचर। उन्होंने बताया कि जितना चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है सेम उतना ही चार्ज इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर होता है, बट उनका नेचर क्या होता है, आपस में अपोजिट होता है। एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज इट हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसीलिए अगर कहा जाए कि एटम का नेचर कैसा होता है तो हम कहेंगे न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि यहाँ पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की मात्रा क्या है, सेम है। तो ये मान लीजिए एटम है आपका, एटम का स्ट्रक्चर है। इसी में हम आपको बता देते हैं कि जो एटम का पूरा स्ट्रक्चर इसी में क्लियर हो जाएगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं, बीच में क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस में क्या दिख रहा है आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिख रहा है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आप क्या देख रहे हैं, इसके चारों तरफ ये रिवॉल्व कर रही हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर न्यूट्रल चार्ज मीन्स कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का जो मास हो, मतलब दोनों का जो सिमिलैरिटीज़ क्या है, दोनों एक दूसरे के एकदम इक्वल होते हैं। जितने प्रोटॉनों की संख्या होंगी उतने ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसकी वजह से इसका नेचर जो होता है, एटम का नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल। अगर आपसे पूछा जाए कि एटम का नेचर कैसा होता है तो आप क्या कहेंगे, न्यूट्रल होता है। ठीक है, लेकिन जो मॉडल आया इसमें कुछ डिमेरिट्स निकल के आई। थ्रू द मॉडल कुड अकाउंट फॉर द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रलिटी, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम। वैसे तो इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया कि प्रोटॉन जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं उनकी मात्रा जो होती वो इक्वल है, और जिसकी वजह से एटम न्यूट्रल है। बट उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि एटम की स्टेबिलिटी कितनी होती है, कब ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, तो अब उसके बाद आया डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इन 1932 न्यूट्रॉन्स वे डिस्कवर्ड बाय अ ब्रिटिश साइंटिस्ट सर जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन्स को 1932 में डिस्कवर्ड किया। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। हमने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन के साथ न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट रहता है। देयर प्रेजेंट वॉज सस्पेक्टेड एंड प्रेडिक्टेड मच बिफोर दे वेयर डिस्कवर्ड। उन्होंने क्या बताया कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन के साथ ही न्यूट्रॉन्स रहता है। न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Now next is discovery of neutron. In 1932 neutrons were discovered by a British scientist Sir James Chadwick. न्यूट्रॉन्स के बारे में किसने डिस्कवर्ड किया, सर जेम्स चैडविक ने किया। कब किया, 1932 में किया। न्यूट्रॉन्स आर लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। हमने अभी आपको बताया कि जो एटम का स्ट्रक्चर था उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, न्यूक्लियस में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, न्यूट्रॉन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमने अभी आपको बताया कि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव, और जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। दे डू नॉट कैरी एनी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हेंस द नेम न्यूट्रॉन, जिसकी वजह से ही इसका नाम न्यूट्रॉन्स रखा गया। क्यों? क्योंकि ये न्यूट्रल होते हैं। द मास ऑफ ईच न्यूट्रॉन इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ अ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास के
इक्वल होता है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एटॉमिक न्यूक्लियस आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो उसको हम न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। ड्यू टू द स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन दैम, द protons in the nucleus, the electrons should spiral into the atomic nucleus, leading to a collapse of atom stability, but this does not happen as atom are stable. इन्होंने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं उन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स का जो मास होता है, ड्यू टू स्मॉल मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा, इलेक्ट्रॉन का मास कम होने की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होता है वो प्रोटॉन्स का न्यूक्लियस के बीच due to the small mass of electrons and the electrostatic attraction between them, the proton in the nucleus and the electron should be spiral into the atomic nucleus, leading to a collapse of atomic stability, but this does not happen to atoms are stable. उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स का मास कम होने की वजह से प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच जो अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से एटम का जो एटॉमिक स्टेबिलिटी होती है वो इन्हीं की वजह से होती है, बट दिस डज नॉट हैपन एज एटम आर स्टेबल। बट ये ऐसा नहीं है कि कह सकता है कि एटम स्टेबल है। हाँ, उसको कलेक्ट करके रखता है, कोलैप्स करके रखता है, बट इसकी स्टेबिलिटी वो शो नहीं करता है। फिर आता है आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल। धीरे धीरे सभी साइंटिस्ट अपना अपना मॉडल दे रहे हैं एटम्स के बारे में, तो जिसमें आपके आते हैं बोर्स, जिसका नाम बोर्स एटॉमिक मॉडल क्यों रखा गया, क्योंकि इसको किस साइंटिस्ट ने प्रपोज किया था, नील्स बोर्स ने किया था, और कब किया था, 1913 में किया था। ठीक है, बोर्स ने क्या प्रपोज किया, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द डिफरेंट ऑर्बिट और सेल डिपेंडिंग ऑन देयर एनर्जी। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं, और जो उसका चारों तरफ का पाथ होता है उसको ऑर्बिट या शेल कहते हैं, और वो किस पे डिपेंड करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी पे डिपेंड करता है। द एनर्जी इन डिफरेंट सेल बट इन फिक्स्ड फॉर एनी गिवन सेल, हेंस द शेल आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी लेवल। जो इलेक्ट्रॉन्स के जो एटम के चारों तरफ या न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व पोजीशन होती है वो एनर्जी लेवल भी कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एनर्जी लेवल में फिक्स पोजीशन में होते हैं, कि जिसकी जितनी एनर्जी होगी उतने ही इलेक्ट्रॉन उस सेल में प्रेजेंट रह सकते हैं। अब यहाँ शेल की बात करें तो द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेल वेयर रिस्पेक्टिवली नेम KLMNO। इस तरह से उन्होंने बताया कि जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेल है उसी तरह उनको नाम दिया गया है, K सेल, L सेल, M सेल और O सेल, इस तरह से कंटिन्यूसली। द K सेल हैज़ द लोएस्ट एनर्जी एंड लाइज नियरेस्ट द न्यूक्लियस। सबसे छोटा जो सेल होता है, छोटा नहीं कहेंगे, सबसे नियरेस्ट सेल बोलेंगे यहाँ पर। सबसे नियरेस्ट सेल कौन सा होता है, K सेल होता है, जिसमें सबसे लोएस्ट एनर्जी पाई जाती है। इलेक्ट्रॉन्स इन द K सेल हैव मिनिमम एनर्जी विच कैन नॉट डिक्रीज फर्दर। मीन्स K सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होंगी उनकी एनर्जी बहुत कम होगी, उससे कम उसके अंदर एनर्जी हो ही नहीं सकती है। दीज इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी टू गो टू हायर लेवल बट कैन नॉट लॉस एनर्जी फॉल टू इनटू द न्यूक्लियस। उन्होंने बताया कि K सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे उनकी एनर्जी जो होती है वो सबसे कम होती है। वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से एनर्जी गेन तो कर सकता है बट उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो सकती। अगर लॉस होगा तो वो न्यूक्लियस में चला जाएगा, जबकि एटम में ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस में एंटर नहीं कर सकता है। तो सबसे लोएस्ट एनर्जी जो होती है वो किसी से गेन तो कर सकता है एनर्जी, बट उसकी एनर्जी लॉस नहीं हो सकती है। The minimum amount of energy which an electron can gain or lose in fixed and it is called quantum of energy। जब वो एनर्जी गेन करके या लॉस करके इलेक्ट्रॉन जब अपनी स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हैं तो उसको हम क्वांटम ऑफ एनर्जी कहते हैं।
Bohr's theory explained the stability observed in atoms and also certain other behavior of atom. जो बोर्स की थ्योरी थी उसमें उन्होंने एटम की स्टेबिलिटी के बारे में पूरा एक्सप्लेन किया है और एटम्स के बिहेवियर के बारे में भी पूरा क्लियर किया है. ठीक है. ओके, थैंक यू.